तो ये रहा स्टूडेंट 24 फरवरी क्लास 12 हिंदी वाला पेपर। और ये रहा इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन। देखते जाओ, पूरे पेपर को मैं सॉल्व करके लेकर आया हूं। और जो स्टूडेंट इस बार हैं क्लास 12th में और जिनको 24 फरवरी को क्लास 12 हिंदी का पेपर देना है, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। भैया 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जाने से पहले इस पूरे 100 नंबर के हिंदी के पेपर को देखकर जाना, क्योंकि ऐसे ही 24 फरवरी को हिंदी का पेपर आने वाला है। पेपर कोड अपने दिमाग में रख लो और इस पूरे पेपर को मैं सॉल्व कराने वाला हूं। पूरा पेपर सॉल्व करके चले जाओ। हिंदी में आपको 100 में 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ऐसा ही पेपर इस बार आने वाला है। तो भैया चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही क्लासेस मैं आपको देता रहूं और पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। तो अपने आंखों को और अपने दिमाग को ध्यान से इसी क्लास में लगा कर देखना। देखो, समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट। नोट आपका रहेगा कि स्टार्टिंग के 15 मिनट्स आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है और ये क्वेश्चन पेपर 2 खंड में होगा। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। सबसे पहले हम बात करेंगे खंड का की। पूरे 100 नंबर के पेपर को मैं सॉल्व कराऊंगा, तो ध्यान से समझना। खंड का आपका 50 नंबर का होता है, जिसमें 5 नंबर के हिंदी गद्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न और 5 नंबर के हिंदी पद्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। यानी कि टोटल 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्टिंग में रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें 5 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव। देखो, का क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। ये किसकी रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं। सुमित्रा नंदन पंत की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, हरिवंश राय बच्चन की या अज्ञे जी की। तो भैया ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, क्या भूलूं क्या याद करूं। शायद आपको पता होगा। ठीक है। खा देखो, विशस्य विस्मौषधम की गद्य विधा है। मतलब विशस्य विस्मौषधम किस विधा की रचना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कहानी, नाटक, उपन्यास या निबंध। भैया ये एक नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। तो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ध्यान से वीडियो को देखना, पूरा सॉल्यूशन मैं देने वाला हूं। प्यार बरसाते रहिए, बाकी हम आपको तैयारी बहुत अच्छे से कराएंगे। गा, अरे आयावर रहेगा याद के लेखक कौन है। अरे आयावर रहेगा याद, इसके लेखक कौन है? यशपाल, मुक्तिबोध, अज्ञे, नगेंद्र। भैया अज्ञे जी हैं। अरे आयावर रहेगा याद, इसके लेखक अज्ञे जी हैं। घा, निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, इसमें से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है? हिंदी साहित्य की भूमिका, आलोक पर्व, साहित्य सहचर या साहित्य का मर्म। तो भैया इसका सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, आलोक पर्व। ये जो रचना है ये हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ठीक है। तो इन सबका जीवन परिचय और इनकी रचनाओं को पढ़ लो। अंगा नंबर, निम्न में से डायरी विधा के लेखक कौन है? इसमें से कौन से लेखक हैं जो डायरी विधा के लेखक हैं? सरदार पूर्ण सिंह, सदल मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह या राहुल सांकृत्यायन। भैया डायरी विधा के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह जी। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य से थे। अब हम 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी पद्य साहित्य से पढ़ेंगे। देखो, दूसरे का हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है? बताओ, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो या रामचंद्रिका। भैया पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। खा, छायावाद की विशेषता क्या है? छायावाद की विशेषता, इतिवृत्तात्मकता, श्रृंगारिक भावना, सौंदर्य और प्रेम, उद्देशात्मक वृत्ति। तो भैया इतिवृत्तात्मकता जो है ये छायावाद की विशेषता है। तो खा का फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं भैया कि छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? इसका आंसर आप लोग देना, छायावाद के प्रवर्तक कौन हैं? कमेंट में आप लोग आंसर देना। गा, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, इसमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की है? पृथ्वीपुत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, ऐसा कोई घर आपने देखा है या स्वर्ण किरण। भैया परशुराम की प्रतीक्षा जो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। घा, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1951 में, 1978 में, 1987 में या 1959 में। तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, सन 1959 में तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था। तो आपका ये फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। एक क्वेश्चन और यहां पर बनता है भैया कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है?
तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, इसका आंसर आप लोग देना कमेंट बॉक्स में। अंगा नंबर देखो, कामायनी में सर्गों की संख्या है, कामायनी में टोटल कितने सर्ग हैं, 12, 15, 14, 17। भैया कामायनी में टोटल 15 सर्ग हैं, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो 5 नंबर का ये बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी पद्य साहित्य का, टोटल मिलाकर 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न इस बार रहेंगे। इस बार ही नहीं, ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अपने गद्यांश पे। अगर कुछ आपको फ्री में नंबर मिल रहा है तो समझ लो गद्यांश का ही नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें होता क्या है, आपको 10 नंबर का गद्यांश दिया जाएगा और ये आपका गद्यांश है, यहां से लेकर यहां तक है और इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 करके, पांचों क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। आंसर इसी गद्यांश में ही मिलेगा, आपको इसका आंसर देना है। नहीं पता तो अथवा लगा है, ये दूसरा वाला गद्यांश है मेरे भाई यहां तक, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लें। तो दोनों में से कोई एक करोगे आपको 10 नंबर मिलेगा। हम इसी को चलिए करते हैं। वैसे मैं इसको लिखना भी सिखाऊंगा एकदम क्लियर तरीके से। देखो ये मैं लिखना भी आपको सिखाऊंगा कि कैसे जाकर बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है ताकि 10 में 10 पूरे नंबर मिले। लेकिन पहले इसको समझते हैं और इसमें क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। देखो ध्यान से, निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, वो दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वो उनसे अच्छा है। उसके अहंग की इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिलाकर छोटी लकीर बनती है। ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या द्वेष और इनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वो निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न, बे बनाया महल और बिन बोए फल मिलते हैं। आकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। तो 5 क्वेश्चन है। देखो ये किस चैप्टर का है, कोई पहचान सकता है? पहचान के दिखाओ। देखो इसमें निंदा आ गया, निंदा अगर आ गया भैया तो ये निंदा रस चैप्टर का गद्यांश है और यहां ही नहीं यहां पे भी निंदा आया है। मतलब 2-3 बार निंदा आने के कारण ये निंदा रस चैप्टर का गद्यांश है। थोड़ा ट्रिक हमें मिल गया और इसके जो लेखक हैं वो हरिशंकर परसाई जी हैं, श्री हरिशंकर परसाई जी। तो देखो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो ये तो आपको पहचानना होगा किस पाठ से है और इसके लेखक कौन है। तो ये निंदा रस से है और इसके लेखक हरिशंकर प्रसाई जी हैं। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखो यहां से लेकर यहां तक रेखाएं जिसके नीचे है ना उसकी अपनी भाषा में व्याख्या करनी है। मतलब थोड़ा बहुत चेंज करके एक्सचेंज करके लिख दोगे आपको नंबर मिल जाएगा। कैसे लिखना है मैं बताऊंगा। तीसरा, निंदा का उद्गम कहां से होता है। तो देखो लिखा है निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। ये देखो तीसरे का आंसर 2 नंबर ये भी कंप्लीट आपका करा देगा, ठीक है। सीधा सीधा आंसर लिखा है। चौथा, निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा करके कैसा अनुभव करता है। तो देखो यहां पे लिखा है ये, वो दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वो उनसे अच्छा है। ये देखो चौथा क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। मतलब सारे क्वेश्चन का आंसर गद्यांश में ही मिलेगा, बाहर से नहीं लाना। पांचवा, इंद्र को ईर्ष्यालु क्यों माना जाता है। तो देखो लिखा है यहाँ पे, इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वो निठल्ला है, यानी कि निठल्ला होने के कारण इंद्र को ईर्ष्यालु माना जाता है। निठल्ला का मतलब जो कोई काम काज ना करता हो, बैठा रहता हो, इसीलिए। तो अब इसका हम लोग आंसर लिखेंगे, ये ध्यान में रखना। इसका अब हम लोग आंसर लिखने जा रहे हैं। जब भी इसका आंसर लिखेंगे तो देखो जो हमारा गद्यांश है, ठीक है, इस गद्यांश का हम लोग लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे। देखो हिंदी की कॉपी लिखना मैंने पहले ही आपको बता दिया है, सर्च करना क्लास 12 हिंदी की कॉपी कैसे लिखें शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो आप लोगों को क्या करना है, इसका जो फर्स्ट वर्ड है निंदा का उद्गम, ठीक है, ये मैंने कर दिया डॉट 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 करके। इसका जो लास्ट वर्ड है होती है, इसको लिख देना है, हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो देखो पाठ और लेखक का नाम आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, पाठ का नाम निंदा रस, लेखक का नाम हरिशंकर परसाई, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन हमने एज अ संदर्भ लिखा है, थोड़ा ज्यादा बेटर रहता है। देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित निंदा रस शीर्षक निबंध से अवतरित है। ऐसे लिखोगे एग्जामिनर ऐसे देगा, बेटा ले 2 नंबर ले, क्योंकि ऐसे में आपका ये लेखक का नाम हो गया, ये पाठ का नाम हो गया और ये दोनों का नाम इसमें आ गया। ये संदर्भ बिल्कुल सही है, 2 नंबर आपको मिल चुका है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या करनी है कि इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वो निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न, बे बनाया महल और बिन बोए फल मिलते हैं।
आक्रमणीयता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्यों में से उन्हें ईर्ष्या होती है। तो ऐसे लिखेंगे इसकी व्याख्या। लेखक कहता है कि इंद्र को बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वो निठल्ला रहता है, उसे कुछ नहीं करना पड़ता, उसे खाने के लिए अन्न नहीं उगाना पड़ता, फल पाने के लिए पेड़ नहीं बोने पड़ते तथा रहने के लिए बना बनाया महल मिल जाता है। स्वर्ग में ये सभी चीजें स्वतः प्राप्त हो जाती हैं, इन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ भी श्रम नहीं करना पड़ता है। खाली रहने के कारण उसे अपनी अप्रतिष्ठा का डर बना रहता है, इसलिए वो किसी तपस्वी को तपस्या करते देखकर, किसी कर्मठ व्यक्ति को श्रेष्ठ कर्म करते देखकर ही भयभीत हो जाता है कि कहीं ये अपनी कर्मठता से मेरे पद को न छीन ले, अतः वो उनसे ईर्ष्या करने लगता है। मतलब उनको लगता है कि अगर तपस्या से कहीं मेरा पद न छीन ले भाई, मेरे जगह पे वो आ जाए, तब तो यार कैसे हम बिना बोए अन्न खाएंगे, बिना बनाए महल में रहेंगे, मेहनत करना पड़ेगा। ले भैया 2 नंबर इसका भी कंप्लीट। तीसरा, निंदा का उद्गम कहां से होता है? तो देखो लिखा है निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। तो डायरेक्टली उठाकर यहाँ पे तीसरा लिख दो। देखो ये निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है बेटा, 2 नंबर इसका भी कंप्लीट हो गया, सिंपल सा। चौथा क्वेश्चन देखो क्या है, निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा करके कैसा अनुभव करता है? तो देखो ये लिखा है सीधा सीधा, वो दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वो उनसे अच्छा है। तो ऐसे चौथा क्वेश्चन लिखेंगे आंसर, निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वो उनसे अच्छा है। लो बेटा 2 नंबर ये भी कंप्लीट। पांचवा क्वेश्चन, इंद्र को ईर्ष्यालु क्यों माना जाता है? तो देखो इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वो निठल्ला है, तो ऐसे लिख देंगे निठल्ला होने के कारण इंद्र को ईर्ष्यालु माना जाता है। लो बेटा 2 नंबर ये भी कंप्लीट। तो आखिर इसमें है क्या? सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ढूंढ ढूंढ के आपको गद्यांश में लिखना है, गद्यांश में से, बाकी कुछ नहीं है। नहीं पता तो दूसरा देखो, बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। ठीक है, ये किस चैप्टर का है? ये भाषा और आधुनिकता चैप्टर का शायद है। ठीक है, तो इसको आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग खुद कीजिएगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट ये किस चैप्टर का है? ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का है। सॉरी मैंने बताया भाषा और आधुनिकता, ये राष्ट्र के स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, ये उससे लिया गया क्योंकि इसमें देखो राष्ट्र राष्ट्र कई बार आया है। ठीक है, तो ये आपका राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का गद्यांश है। समझ में आया? तो चैप्टर को पहचान लो। अभी देखो मैंने गलती कर दी थी, अभी मैं बताकर चला जाता, आप लोग नहीं पहचान पाते। तो चीजों को पहचानना सीखो, तभी आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो इसको मैं अब हटाता हूं और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये हमारा हो गया गद्यांश वाला सेशन, अब पद्यांश पे हम लोग आ चुके हैं। पद्यांश को समझो। दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 10 नंबर। मतलब आपको एक पद्यांश दिया जाएगा, ये दिया गया है, इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, इसका आंसर 2 नंबर ले जाओ। नहीं पता तो अथवा लगा है। ये दूसरा वाला पद्यांश दिया गया है, इसके नीचे भी 3 इधर और 2 हमारे इधर। ठीक है, यानी कि 5 क्वेश्चन टोटल इसमें भी रहेंगे। तो हम इसी को समझते हैं, फर्स्ट वाले को। देखो क्या है, हिंदी मीनिंग में बता देता हूं, फिर मैं आपको लिखना सिखाऊंगा क्योंकि मैं जो भी लाता हूं सॉल्यूशन के साथ लाता हूं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ये देखो इसका पूरा सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है और अभी मैं समझाता हूं। पहले थोड़ा हिंदी मीनिंग बता देता हूं जो मुझे आता है। देखो, कौन हो तुम वसंत के दूत। देखो ये जो हमारा पद्यांश है ये श्रद्धा मनु चैप्टर से लिया गया है और मनु जो है वो श्रद्धा से प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, देखो कौन हो तुम वसंत के दूत, मतलब कौन हो तुम, कौन हो वसंत, वसंत ऋतु के दूत, संदेश वाहक। बिरस पतझड़, बिरस का मतलब होता है नीरस, पतझड़ का मतलब होता है जो पतझड़ का मौसम होता है, में अति सुकुमार, सुकुमार से दिखने वाली। मतलब मनु श्रद्धा से प्रश्न पूछते हुए कहती है कि इतने सुकुमार दिखने वाली तुम कौन हो? जिस प्रकार पतझड़ के बाद वसंत के आगमन से चारों ओर हरियाली छाने लगती है, वैसे ही तुम इस वसंत ऋतु में हरियाली के समान तुम कौन हो? ठीक है, फिर वो कहते हैं घन तिमिर में चपला की रेख, मतलब घन, घन का मतलब क्या होता है? बादल, तिमिर अंधकार में, चपला, चपला का मतलब बिजली, बिजली की रेख, रेखाएं, तपन, और इस तपन, इस गर्मी में शीतल, ठंड, मंद मतलब धीमी धीमी बयार वायु। मतलब वो कहती है कि घन तिमिर में चपला की रेख, यानी कि तुम काले बादलों के मध्य घनघोर अंधकार में बिजली की चमक बनकर आई, और तपन में शीतल मंद बयार, यानी कि तपन में शीतल मंद बयार, और इस प्रचंड गर्मी में शीतलता प्रदान करने वाली धीमे धीमे बहने वाली हवा की तरह सुखदायक तुम कौन हो?
ठीक है, मतलब उनका कहना है कि इस काले बादल के मध्य घनघोर अंधकार में बिजली की चमक के समान आई हो और इस प्रचंड गर्मी में शीतलता प्रदान करने वाली और धीरे धीरे वायु की तरह बहने वाली हे वायु तुम कौन हो। फिर होता क्या है, जब मनु श्रद्धा से ये प्रश्न पूछते हैं तो श्रद्धा जी भी बोलती हैं, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मतलब लगा लगा कहने कहने आगंतुक आया हुआ व्यक्ति व्यक्ति, ठीक है। मिटाता उत्कंठा सा विशेष, मतलब मिटाता मिटाता हुआ उत्कंठा, उत्कंठा का मतलब होता है उत्सुकता सा विशेष, यानी कि तीव्र तीव्रता से। फिर क्या होता है कि मनु की आकांक्षा को शांत करती हुई श्रद्धा नाम की वो आगंतुक जो है वो अपनी मीठी वाणी में बोलती है। उसकी वाणी को देखकर ऐसा प्रतीत होता है दे रहा हो कोकिल सा आनंद, मतलब दे रहा हो कोकिल कोयल सा आनंद आनंद। सुमन, सुमन का मतलब होता है पुष्प का ज्यो ज्यो मधुमय, मधुमय का मतलब होता है मधुर संदेश संदेश, ठीक है। उनकी आवाज को सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो अमृत टपकाती हुई, उसकी आवाज ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे कोयल अति प्रसन्नता के साथ अपनी सुमधुर ध्वनि में पुष्पों को बसंत के आगमन का संदेश सुना रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ठीक है। अब पांचों का आंसर देते हैं। फर्स्ट है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। भैया ये हमारे श्रद्धा मनु शीर्षक है और इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या करनी है, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, इसकी आपको व्याख्या करनी है। तीसरा, आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है। भैया आगंतुक व्यक्ति शब्दों के माध्यम से मनु की ओर संकेत किया गया है, मनु को आगंतुक व्यक्ति बताया गया है, ठीक है। चौथा, पद्यांश में किसकी उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है, तो पद्यांश में श्रद्धा के द्वारा मनु की उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है, मतलब श्रद्धा जी के द्वारा मनु की उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है। पांचवा, पद्यांश में किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है, तो इस पद्यांश में मनु और श्रद्धा के बीच संवाद हो रहा है, बातचीत हो रही है। तो अब इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, ध्यान से समझना। ये देखो ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या पहले आप लोग डालना, फिर कौन हो तुम, इसका फर्स्ट वर्ड फिर लास्ट वर्ड मधुमय संदेश, ऐसे लिख देना। फर्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो हम संदर्भ लिखेंगे खूब प्यारा सा, देखो प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित श्रद्धा मनु कविता से अवतरित है। देखो ये कवि का नाम, ये कविता का नाम, हो गया आपका 2 नंबर कंप्लीट, ये एग्जामिनर ने दे भी दिया। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। तो देखो दूसरा, मनु श्रद्धा से उसका परिचय जानने हेतु प्रश्न करते हुए कहते हैं कि मेरे इस अत्यंत निराशापूर्ण और अंधकारपूर्ण जीवन में काले बादलों के बीच बिजली की रेखा के समान और वेदना एवं व्यथा से तप्त मेरे जीवन में शीतल और मंद गति से चलने वाली पवन के समान तुम कौन हो। ये लो बेटा 2 नंबर कंप्लीट हो गया। क्या है इसमें, कुछ नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं, सिर्फ आपको चीजों को समझना है। पढ़िए, समझिए, सीखिए, तभी कुछ कर पाएंगे, वरना रह जाएंगे। तीसरा, आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है, तो आगंतुक व्यक्ति शब्दों के माध्यम से मनु की ओर संकेत किया गया है। लो बेटा 2 नंबर इसका भी। अगर हिंदी मीनिंग निकाल ले गए तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर चुटकी बजाते ही दे दोगे। चौथा, पद्यांश में किसकी उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है, तो इस पद्यांश में श्रद्धा के द्वारा मनु की उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है। लो बेटा 2 नंबर ये भी कंप्लीट, बस हो गया 2 नंबर। पांचवा, पद्यांश में किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है, तो पद्यांश में मनु और श्रद्धा के बीच संवाद हो रहा है। 2 नंबर ये भी कंप्लीट। ऐसे लिखकर आओगे तो एग्जामिनर कहेगा ये ले बेटा 10 में 10 में, ठीक है। बस थोड़ा अच्छे से प्यार से करके आना, काम हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये दूसरा देखो, बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थी बाधा, इस कारण ही तो हाय आजिया बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, निज जन जन में सुने जीव या मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। रघुकुल आ गया, मतलब ये हमारे कौन से चैप्टर से, कैकेयी का अनुताप जो चैप्टर है मैथिली शरण गुप्त जी का, ये उसी से है। इसके नीचे भी 3 क्वेश्चन है, इसको आप खुद करना, 5 क्वेश्चन है, खुद करना। अब हम चलते हैं साहित्यिक परिचय पे भैया। लेखक और कवि 10 नंबर दे जाएंगे। देखो निम्नलिखित में से किन्हीं एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर। 3 लेखक आपके पास है, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी। तीनों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को लिखना है। इन्हीं 3 का अगर आप याद कर लोगे ना
5 नंबर आपका कोई काट ही नहीं सकता, लिख कर ले लो मेरे भाई, ठीक है। तो इन 5 को पढ़ लो, बस काम हो जाएगा। चलो हम लोग पढ़ते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो सबसे पहले जब भी आप पढ़ेंगे तो छोटा सा एक हेडिंग डालेंगे, जीवन परिचय। ये हेडिंग डालना बहुत जरूरी है, जीवन परिचय वाला, ठीक है, तभी काम होगा। उसके बाद में हमारा सबसे मेन हेडिंग होगा साहित्यिक परिचय, फिर रचनाओं को लिख देंगे, 5 नंबर ले जाएंगे। देखो जीवन परिचय छोटा सा लिखेंगे। देखो, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अरमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 19 मई 1979 ईस्वी को रोगड़ता के कारण स्वर्गवास हो गया। भैया ये जीवन परिचय हो गया। इसमें इनका जन्म, जन्मस्थान, थोड़ी शिक्षा, इनकी मृत्यु, यही सब लिख देना है। मेन हमारा हेडिंग है साहित्यिक परिचय, मतलब इनका हिंदी साहित्य में कैसा परिचय, कैसी रचनाएं करते थे, कौन कौन से पुरस्कार मिले, ये सब साहित्यिक परिचय में आपको लिखना है। देखो ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर दे जाएगा और 2 नंबर रचनाएं। देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। इतनी क्वालिटीज थी, मतलब ये निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक, उपन्यासकार और इसके अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक थे। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। मतलब ये क्या थे, कैसी रचनाएं करते थे, क्या इनकी क्वालिटीज थी, वो लिखनी होती है साहित्यिक परिचय में। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया। इन्होंने नित्य प्रत्य के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों की मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य हैं। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। मतलब इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला वो भी इसी में लिखना है। भैया ये 3 नंबर ऐसे लिखोगे, ऐसे एग्जामिनर दे जाएगा। 2 नंबर रचनाओं का मिलेगा, तो इसको देखते हैं। रचनाएं देखो, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं, जैसे निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, ये इनकी निबंध वाली रचनाएं हैं। आलोचना साहित्य में इनकी सूरदास, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, इतिहास में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, ये इनकी रचना है मेरे भाई। बस हो गया ये काम, नो टेंशन। अब कवि पे चलते हैं। देखो रचनाओं का भी 3 नंबर आपको मिलेगा, इन रचनाओं का 2 नंबर, सॉरी 2 नंबर, और टोटल 5 नंबर आपको ऐसे एग्जामिनर देगा। कवि पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करो। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। तीनों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को लिखना है। हम लेते हैं अपने मैथिली शरण गुप्त जी को, सेम प्रोसेस, जीवन परिचय पहले लिखेंगे, फिर साहित्यिक परिचय, फिर रचनाएं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहां इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सृजन करते रहे। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को माँ भारती का ये महान साधक पंचत्व में विलीन हो गया। बस हो गया। साहित्यिक परिचय की अगर हम लोग बात करें तो गुप्त जी का झुकाव गीत काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृत तो उत्पन्न की ही, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलनों में भी भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। तो ये इनका साहित्यिक परिचय है। स्क्रीनशॉट लेते रहो भाई, काम आएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेके रख लोगे बहुत अच्छा होगा। तो ये आपका साहित्यिक परिचय हो जाएगा। आगे बढ़े अगर रचनाओं पे, तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं निम्न है। मौलिक रचनाएं, इन्होंने 2 प्रकार की रचनाएं की, एक तो मौलिक रचनाएं, दूसरा अनूदित रचनाएं। तो मौलिक रचनाओं में भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, नहुस, ये आदि, ये सब बहुत फेमस इनकी रचनाएं हैं।
अनुदित रचनाओं में मेघनाथ वध, ब्रजभाषा, वीरांगना, प्लासी का युद्ध आदि, ये सब इनकी कौन सी रचनाएं हैं? अनुदित रचनाएं हैं। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया ना। लो भैया 5 नंबर ये भी कंप्लीट, 2 इसका 3 साहित्यिक परिचय का, टोटल 5 नंबर एग्जामिनर के द्वारा आपको दिया जाएगा। कहानी पे चलते हैं, खुद की एक कहानी बनाते हैं। देखो, ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए, अथवा बहादुर कहानी का संक्षिप्त कथानक अपने शब्दों में लिखिए। शब्द सीमा 80। मतलब ध्रुव यात्रा या पंचलाइट, किसी एक का उद्देश्य लिख दो या फिर बहादुर कहानी का सारांश लिख दो, 3 में से एक ही करना है। तो हम लिख रहे हैं पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, सॉरी, हम लिख रहे हैं बहादुर कहानी का सारांश। हम ये वाला करेंगे, बहादुर कहानी का सारांश। तो चलो लिखेंगे बहादुर कहानी का सारांश या फिर बहादुर कहानी का संक्षिप्त कथानक भी बोलते हैं इसको, ये लिखेंगे। देखो, ये पहली बार मैं नहीं बता रहा हूं, मैंने बहादुर कहानी आपको पहले भी बता रखी है। ठीक है, कई बार मैंने बताया है, तो इसमें भी आ गया तो देख लेते हैं। देखो, अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कट व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई हुई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती हैं। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। मतलब 12 से 13 साल का एक नेपाल का लड़का है ना, जो अपनी माता जी के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है। वही लेखक की पत्नी जो निर्मला है ना, वो अपने रिश्तेदारों के घर देखती हैं कि नौकर चाकर हैं, काम कर रहे हैं, हमें उनको करना नहीं पड़ रहा है, तो वो भी एक नौकर रखना चाहती हैं। बहादुर और उनकी मुलाकात होती है, बहादुर को निर्मला के फैमिली वाले नौकरी पर रख लेते हैं। होता क्या है कि निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वो घर का सारा काम करता है, इसके बावजूद इसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। मतलब बहादुर भैया को नौकरी पर तो रख लिया जाता है, लेकिन पहले तो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लल्ला मुन्ना। बाद में उसके साथ गाली गलौज मारपीट सब कुछ किया जाता है, झूठी चोरी का इल्जाम भी लगाया जाता है। अब बहादुर जो है भैया सहनशीलता से और स्वाभिमान से परिपूर्ण है, तो वो ये सब नहीं सहन कर सका और घर छोड़कर चला गया। अब निर्मला के फैमिली वाले उसको बहुत ढूंढते हैं कि भाई हम लोगों का काम कौन करेगा, मतलब काम के कारण ढूंढते हैं कि आखिर स्वार्थ स्वार्थ जिसको बोलते हैं, ठीक है, कौन करेगा। तो अब वो लोग उसको ढूंढते हैं, ठीक है, अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भैया आप पछताए क्या हुई जब चिड़िया चुग गई खेत। जब वो छोड़ के चला गया तो अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण ये कहानी हमें प्रिय है। बस हो गया मेरे भाई, ये भी हमारा हो गया, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारे खंड का ये लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद हम खंड खा पे आ जाएंगे। देखो, ये स्वापठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा 80, 5 नंबर। देखो, ये जो टॉपिक है ना, ये जिला जिला वाइज होता है। जैसे आप किस जिले से हैं, हम गोंडा से हैं भैया, तो हमारे यहाँ त्यागपति है। आप कहीं और से हैं तो आप में दूसरा होगा। यही एक टॉपिक है जो जिला वाइज होता है। जैसे मुक्त यज्ञ है किसी में रश्मि रथी होगा, किसी में सत्य की जीत, किसी में त्यागपति, किसी में श्रवण कुमार, किसी में आलोक वृत्त। तो आप किस जिले से हैं, आप में कौन सा खंड काव्य है, वो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ही बताइएगा। लेकिन इसमें दो ऑप्शंस होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें दो चीजें हैं, दोनों में से एक ही करना होता है। सब में ऐसा होता है। जैसे त्यागपति है तो त्यागपति के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर अथवा लगा है त्यागपति की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। तो दो ऑप्शंस होते हैं, दो में से एक ही करना होता है, ये चीज आप ध्यान रखिए। बाकी आप किस जिले से हैं, आप में कौन सा खंड काव्य है, ये आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलो, तो खंड का वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ। मैंने बताया 10 नंबर का बहुविकल्पीय, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का जीवन परिचय, 5 नंबर की कहानी, 5 नंबर का खंड काव्य, टोटल 50 नंबर आपका कंप्लीट हुआ। अब चलेंगे अपने खंड खा पे मेरे भाई, खंड खा। अब खंड खा भी 50 नंबर का रहेगा। इसमें हिंदी संस्कृत, हिंदी व्याकरण, ये सब रहेंगे। देखो, सबसे पहले हिंदी संस्कृत का गद्यांश आपको दिया जाएगा। देखो, दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का ये रहेगा।
जैसे ये दिया गया है, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणश्च सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम आदित्यम श्रुति माधुरिश्च वर्तते की बहुना चरित्र निर्माणार्थ यात्रदसी। ठीक है, ये आपका संस्कृत भाषा या महत्तम चैप्टर का ये गद्यांश है। तो आपको गद्यांश में क्या होता है, संदर्भ लिखना होता है और उसका हिंदी में अनुवाद करना होता है, ये करना है आपको गद्यांश में। ठीक है, अथवा लगा है, मान लो बाई चांस आपको ये वाला नहीं पता है मेरे भाई, तो आपको एक ऑप्शन और मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ हिंदी बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें लगभग हर एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। देखो, बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन परमज्ञ इमे सिद्धांता राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्व बंधुत्व विश्व शांतेश्च साधनश्च संति। ये हमारे पंचशील सिद्धांता चैप्टर का एक महत्वपूर्ण गद्यांश है। तो दोनों में से आपको एक करिए, 7 नंबर ले जाइए। मैं कुछ चैप्टर बता दे रहा हूं जिसको आप पढ़ लीजिएगा, जैसे जातक कथा, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता और संस्कृत भाषा महत्वम। ये 3-4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब घुमा फिरा कर इसी से ज्यादातर गद्यांश पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन चैप्टर्स को हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ लेना, इनके गद्यांशों को पहचानना सीख जाना, और क्या चाहिए जिंदगी के लिए है। चलो, गद्यांश हो गया। अब पद्यांश की बारी आती है। देखो, दिए गए पद्यांशों या श्लोकों में से किसी एक का सा संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। पूरे 7 नंबर का ये रहेगा। जैसे पद्यांश वाला 7 नंबर ये 100% फिक्स होता है। मैंने बताया कि आप लोग सुभाषित रत्नानी चैप्टर के सारे श्लोक पढ़ लो, बाकी जो 2-3 चैप्टर है उसमें सिर्फ एक एक श्लोक है, उसको पढ़ लो। ये 7 नंबर आपका बिल्कुल 100% फिक्स होता है। सुभाषित रत्नान चैप्टर को पढ़ने से ही आपका 7 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। देखो, जैसे विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीड़नाय खलस्य साधु विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ये हमारे सुभाषित रत्नान चैप्टर का ही श्लोक है। तो इस चैप्टर को बिल्कुल से पढ़ लेना, बाकी जो चैप्टर्स में एक आध दो श्लोक है उसको पढ़ लेना, काम हो जाएगा। अथवा लगा है नहीं पता तो जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति एसाम कीर्ति तनु क्वाचिता। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक आपको करना है, आपको नंबर भैया पूरे 7 मिलेंगे। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब हम चलेंगे हिंदी व्याकरण वाले पोर्शन पे। देखो, ध्यान से समझो। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 नंबर। जैसे उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाने का मतलब होता है उल्टा काम करना या नियम विरुद्ध काम करना। दूसरा, पानी पानी होना यानी कि बहुत शर्मिंदा होना। ठीक है। तीसरा, मक्खन लगाना यानी कि चापलूसी करना। ठीक है। कलई खुलना यानी कि भेद प्रकट होना। तो 4 दिए रहेंगे, 4 में से किसी एक का आपको अर्थ लिखना है, वाक्य प्रयोग करना है। कर सकते हो, बहुत इजी हो जाता है मेरे अकॉर्डिंग, तो कर लेना मेरे भाई। अब चलते हैं अपने एक ऐसे टॉपिक पर, 5 नंबर का ये रहेगा, आपठित गद्यांश। और ये 5 नंबर 100% फिक्स है, सिर्फ चीजों को समझना है। देखो, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखो, ये आपका गद्यांश है यहां से यहां तक। इसके नीचे 3 क्वेश्चन हैं, इसके लिए 1 नंबर, इसके लिए 2 नंबर, इसके लिए 2 नंबर, 5 नंबर आपको मिलेगा। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर इसी में मिलेगा। अभी मैं ढूंढ कर दिखाऊंगा लाइव। नहीं पता तो अथवा लगाए मेरे भाई, ये नहीं पता तो आप ये वाला करो। देखो, ये आपका एक और गद्यांश दिया है, इसके नीचे भी 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर दो, 5 नंबर ले जाओ। लेकिन हम फर्स्ट वाले को करेंगे क्योंकि हमें टॉप करना है, हमें फर्स्ट आना है। ठीक है, क्यों हम लास्ट वाले पे जाएं। तो चलो इसी को हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अपना जो आपठित गद्यांश है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो, पढ़ो इसको। बहुत मेन चीज लिखी है हम लोगों के जीवन के लिए। देखो, दरअसल हम अपनी समस्याओं की चर्चा बहुत बढ़ा चढ़ा कर सकते हैं, करते हैं। समस्या आने पर हम दूसरों की सहानुभूति चाहते हैं, लेकिन सहानुभूति या दया से कोई समस्या हल नहीं होती। दरअसल हम मुश्किलों का रोना रोते हैं, लेकिन कभी समाधान के बारे में नहीं सोचते। हम हथियार डालते हुए भी ये मान लेते हैं जैसे बड़ी मुसीबत आ गई हो। दिन रात इसी मुसीबत के बारे में सोचते रहते हैं। समस्या दिलो दिमाग पर पूरी तरह छा जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में स्वयं द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करना भूल जाते हैं। यदि हम ऐसा करें तो हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति से बाहर निकलने में मदद मिल जाए। परिस्थितियों का ठीक ठाक मूल्यांकन करके आप आसानी से समाधान तक पहुंच सकते हैं। किसी भी कर देना, किसी भी समस्या का हल उसकी जड़ में होता है मेरे भाई। यदि आप गलत नहीं हैं तो हताशा से उबरने के लिए साहस से काम लीजिए। सफलता की सड़क पर चलने के दौरान केवल एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर नहीं फेंकते, बल्कि एक तरह से पहाड़ तोड़ने का काम करते हैं।
अब क्वेश्चन देखो कैसे मैं क्वेश्चन का आंसर गद्यांश में ढूंढता हूं, जादू देखो जादू मेरा। देखो फर्स्ट है समस्या का हल कहाँ होता है, तो ये देखो यहाँ पे आंसर, किसी भी समस्या का हल उसकी जड़ में होता है। लो बेटा, एक एक नंबर आपका ये कंप्लीट हो गया। दूसरा देखो कैसे आंसर मैं ढूंढ रहा हूं, यही उठाकर लिख देना है। कॉपी कैसे लिखे हिंदी की मैं पहले ही बता चुका हूं, उसको फिर से मैं नहीं बताऊंगा। दूसरा, किस उपाय से हमारी समस्या सुलझ सकती है, तो ये देखो किस उपाय से हमारी समस्या सुलझ सकती है, तो देखो यहाँ पे ये रहा आंसर। परिस्थितियों का ठीक ठाक मूल्यांकन करके आप आसानी से समाधान तक पहुंच सकते हैं। बस इतना लिख दो कि परिस्थितियों का सही मूल्यांकन करने से हमारी समस्या सुलझ सकती है। 2 नंबर इसका भी कंप्लीट। तीसरा, हथियार डालने का क्या अर्थ है, भैया ये देखो हम हथियार डालते हुए भी, तो इसका अर्थ क्या है, देखो हथियार डालना मतलब हार मान लेना। जैसे मूवीज में आप देखते हैं सब अपने अपने हथियार नीचे रख दो, मतलब सब हार मान लो भैया, छोड़ के चले जाओ, बस यही अर्थ होता है। हो गया 2 नंबर इसका भी, यानी कि 5 नंबर कंप्लीट। क्या है इसमें, सिंपल सा तो है, नहीं पता तो ये दूसरा वाला कर दो, ले लो स्क्रीनशॉट और इसको खुद करना मेरे भाई, ठीक है। चलो इसको भी मैं हटा रहा हूं, और अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब इसके बाद का जो टॉपिक है हमारे आपठित गद्यांश के, उसको हम देखते हैं। चलो इसको हटाते हैं। ये देखो 11 नंबर टॉपिक, शब्द युग्म इसको बोलते हैं। देखो ध्यान से 11 का निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। जैसे श्रवण श्रमण, इसका सही अर्थ क्या होगा, सावन भ्रमण, सुनना सन्यासी, वेद पुजारी, नाक सन्यासी। भैया श्रवण का मतलब होता है सुनना, श्रमण का मतलब होता है सन्यासी। लो बेटा बा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1 नंबर कंप्लीट हो गया। फ्री का बिल्कुल। दूसरा, द्रव द्रव्य, इसका सही अर्थ क्या होगा, उपद्रव गीला, तरल पदार्थ धन, करुणा खजाना, द्राक्षा कुश। देखो द्रव का मतलब होता है तरल पदार्थ, द्रव्य का मतलब होता है धन, तो ये बा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये दूसरे का बा सही होगा। 2 क्वेश्चन थे, 2 नंबर मिल गया। खा देखो, इसको अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। 2 नंबर। जैसे अच्छत, अच्छत को हम लोग बोलते हैं, इसको किस किस नाम से जानते हैं, देखो 2 अर्थ लिखना है। अच्छत को हम संपूर्ण बोलते हैं, अच्छत बोलते हैं, या चावल का दाना बोलते हैं। दल, दल को हम बोलते हैं समूह या मांसल भाग। नग, नग को बोलते हैं नगीना, वृक्ष, संख्या, पर्वत। ठीक है, बस 2, 1 का 2 लिखना है, लिख देना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ गया है मेरे भाई। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। 2 नंबर इसके लिए भी मिलेंगे। देखो, जिसे कहा ना जा सके उसको क्या कहेंगे, अनुपम, कथनीय, अकथनीय, अद्वितीय। भैया अकथनीय बोलेंगे, जिसको ना कहा जा सके उसको अकथनीय बोलेंगे। दूसरा, जो कभी जन्म नहीं ले उसको क्या बोलते हैं, अजन्म, अजन्मा, अमर, अनुत्पन्न। भैया अजन्मा बोलेंगे, जो कभी जन्म ही ना ले उसको अजन्मा बोलेंगे। तो बा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो ये भी हो गया। अब हम चलेंगे वाक्य संशोधन पे। 2 नंबर इसके लिए भी मिलेगा। देखो, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे मैं साकुशल पूर्वक हूं, इसमें गलती क्या है, मैं जो बोल रहा हूं उसको लिखना आप लोग, मैं कुशलता पूर्वक हूं, ये सही होगा, मैं कुशलता पूर्वक हूं। दूसरा, 5 रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए, नहीं बेटा रेलवे के 5 कर्मचारी पकड़े गए। रेलवे को आगे कर देना, 5 को के पीछे कर देना, मतलब रेलवे के 5 कर्मचारी पकड़े गए। तीसरा, सरकारी मिट्टी के तेल की दुकान बंद है, नहीं बेटा मिट्टी के तेल की सरकारी दुकान बंद है, सिर्फ आगे पीछे कर देना। देखो, मिट्टी के तेल की सरकारी दुकान बंद है, बस हो गया। चौथा, उसका प्राण निकलने वाला है, नहीं बेटा उसके प्राण निकलने वाले हैं, ये सही होगा। तो ऐसे ही छोटी मोटी गलतियां सही कर दो, नंबर मिल जाए। 2 नंबर ये लो, ठीक है ऐसे। चलो अब चलते हैं रस छंद अलंकार पे अपने। 6 नंबर का भैया आता है रस छंद अलंकार। तीनों को मैंने एक ही वीडियो में बता रखा है। 6 नंबर मैंने कंप्लीट करा रखा है, बस यूट्यूब पे जाके सर्च करना रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर देखना मेरे भाई। 6 नंबर कंप्लीट करना। देखो, श्रृंगार रस अथवा वीर रस का स्थायी भाव लिखकर उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। 2 नंबर, मतलब श्रृंगार रस या वीर रस किसी एक का अस्थायी भाव लिखकर उसकी परिभाषा और उदाहरण को लिखना है। उसके बाद है उत्प्रेक्षा अलंकार अथवा यमक अलंकार का लक्षण सा उदाहरण लिखिए। 2 नंबर। फिर दोहा छंद अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। 2 नंबर। मतलब आपको रस छंद अलंकार तीनों चीजें दी गई है। तीनों को मैंने एक वीडियो में बता रखा है, जाकर देखोगे आपका 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। क्यों ना उसको जाकर देख लो, कहां पड़े हो बेटा चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। चलो अब चलते हैं पत्र लेखन पे। 13 नंबर,
अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक पत्र के संपादक को एक पत्र लिखो। 6 नंबर। अथवा लगाए, नहीं पता तो किसी विद्यालय के प्रबंधक को प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखो। तो दोनों में से किसी एक टॉपिक पर आपको पत्र लिखना है मेरे भाई। 6 नंबर आपका बिल्कुल कंप्लीट रहेगा। ठीक है, चलो एक और हम अब निबंध देखते हैं। देखो, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, पूरे 9 नंबर का। जैसे वर्तमान में कृषकों की समस्याएं एवं उसका समाधान, मतलब वर्तमान में जो किसान है उनकी समस्याएं और उनका समाधान। दूसरा, मेरा प्रिय लेखक। तीसरा, वनों की उपयोगिता क्या है। चौथा, प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। पांचवा, बढ़ती जनसंख्या और रोजगार की समस्या। किसी एक पर आपको निबंध लिखना है, पूरे 9 नंबर मिलेंगे। निबंध कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कैसे निबंध लिखेंगे वो मैंने बता रखा है, आप लोग सर्च करना। क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट निबंध शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लेना। तो आज का जो हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास और सबसे इंटरेस्टिंग जो क्लास है वो यहीं पर फिनिश होगा। पूरे हिंदी के पेपर को मैंने सॉल्यूशन के साथ बताया, पूरे 40 मिनट का ये क्लास था। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।